हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया। देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियर है। अब यहाँ पर आपको द्वंद्व करने की ज़रूरत है। देखिए एग्जामिनर कभी भी ऑप्शन देता है ना, तो एक ऑप्शन में खासियत होती है, जो आंसर सही होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा या दो आंसर आपस में मिलते जुलते होंगे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की बातें हमें देखने को मिल रहा है। देखिए पहला और दूसरा ऑप्शन जो 24 अक्टूबर 1945 और 18 अक्टूबर 1945 दोनों के दोनों ऑप्शन जो है काफ़ी आसपास है, लेकिन तीसरा और चौथा का ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है कि 19 अक्टूबर 1950, 21 अक्टूबर 1946। तो देखा जाए तो तीसरा और चौथा तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट ही कर देंगे, क्योंकि इसका तो आंसर होने का चांसेस ही नहीं रह जाता है। अब आप थोड़ा इंटेलिजेंट हो, आप सोचिए क्या आंसर है और अपने नोटबुक पर नोट भी करते जाइए, जिससे बाद में आप पता लगा सकें कि आपको कितना आंसर सही गया। तो आपने अपना आंसर चूज़ कर लिया होगा। सिर्फ दो ही में द्वंद्व था, पहला और दूसरा में। या तो आपको 24 चुनना था या 18 चुनना था। ठीक दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है 18 अक्टूबर 1945 नहीं है। 18 अक्टूबर 1945 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि पहला का आंसर जो है 24 अक्टूबर 1945 है। तो मैंने कहा ना कि आपस में बहुत काफ़ी द्वंद्व थी, सिर्फ कुछ ही दिन का फ़र्क यहाँ दिखाया जा रहा था। तो आपका आंसर सही गया 24 अक्टूबर 1945। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या लाभ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई जाती है, इसका क्या लाभ है। अगर मैं बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कोई लाभ ही नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो इसको बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। और देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गठन की गई, लेकिन आज देखिए तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन के अंतर्गत क्या फ़ायदा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का क्या लाभ हो सकती है। ऑप्शन है वो राष्ट्रों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हैं, वो राष्ट्रों को चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, वो राष्ट्र को एक दूसरे पर हावी होने का रास्ता प्रदान करते हैं, और राष्ट्र को वैश्विक मुद्दा की अनदेखी करने की अनुमति देगी। अब देखिए यहाँ दो ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत बताई गई है। अरे भाई, इसका ये लाभ कैसे हो सकता है कि वो राष्ट्रों को वैश्विक मुद्दे की अनदेखी करने की अनुमति देता हो। अब देखिए वैश्विक मुद्दे को अनदेखी कहेंगे तो बात कैसे बात बनेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि वो राष्ट्रों को एक दूसरे के पर हावी होने का रास्ता प्रदान करते हैं, क्या डोमिनेट होने के लिए करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी देखा जाए तो सी और डी जो है बिल्कुल गलत है। आपका यहाँ द्वंद्व रह जाता है ए और बी में। अब ए और बी में से आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आपके लिए मैंने आसान कर दिया, 50-50 चांसेस कर दिया। या तो ए आंसर सही है या बी सही है। अब अपना चूज़ कीजिए कौन सा आंसर सही है, और अपने नोटबुक पे भी नोट कीजिए साथ में। तो आपने चुन लिया होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का लाभ ये हो सकता है कि वो राष्ट्र को एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा करने में मदद करते हो। देखिए ये तो ऑप्शन गलत गया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा करने की मदद नहीं कर सकती, गलत है ये। और राष्ट्र को चुनौती मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, ये काफ़ी फेवरेबल आंसर हुआ। यानी देखा जाए तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या लाभ है, इसका बी आंसर सही है कि वो राष्ट्रों को चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर एक साथ काम करने की अनुमति देते हैं, यानी बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था। क्या वो प्रथम विश्व युद्ध की प्रोत्साहन करना था, बी भविष्य युद्धों को रोकने के लिए, सी विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित करना, या डी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर है, ठीक है ना, कि देखिए राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाई गई थी राष्ट्र संघ। और मैं आपको क्लियर बता दूं, राष्ट्र संघ का जो गठन किया गया था, कहते हैं युद्ध के बाद बनाई गई थी। युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ का गठन किया गया था।
तो इसका मतलब है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तो हो ही नहीं सकता, और विश्व को विभिन्न राष्ट्रों में विभाजित करने की बात तो हो ही नहीं सकती। यानी डी सी एलिमिनेट हो गया, आपका द्वंद्व रह गया ए और बी में। तो आप अपना आंसर चूज़ कीजिए कौन सा सही है, क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो, आपको आना चाहिए आंसर सही। आपने चूज कर लिया होगा आंसर कौन सा सही है। क्या आपने आंसर क्या लगाया है इसका, आपने बी लगाया है, आपने बी लगा दिया भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए, तो आपने सही लगा दिया, क्योंकि राष्ट्रीय संघ का उद्देश्य यही था कि विश्व के युद्धों को रोकने के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन यहाँ प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहित करना ये तो गलत बिल्कुल थी। यहाँ तो सारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत थे। प्रथम विश्व युद्ध को प्रोत्साहन करना, विश्व को विभिन्न राष्ट्रों में विभाजन करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, तीनों के तीनों ऑप्शन जो थे ऑड थे भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और आपने भी सही आंसर देने की कोशिश किया होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आता है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों को डायरेक्टली पता होगा वो डायरेक्टली आंसर देंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। क्या 1914 से 1918 में करवाई गई थी ए, बी 1929 1945 में, या सी 1945 1950 में, या डी 1918 से 1939 तक। देखिए दो ऑप्शन तो यहाँ बिल्कुल मुझे और दिख रहे हैं। 1945 से 50 में तो कोई युद्ध हुई नहीं, और इस समय युद्ध भी हुई तो शीत युद्ध हुई, लेकिन उस शीत युद्ध का भी काल था 1945 से लेकर 1990 तक। यहाँ तो 50 की बात की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑड है। बात किया जाए डी का, तो 1918 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद कौन सा युद्ध चल गया था। ये तो गलत है, बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। तो आपके समक्ष द्वंद्व जो रह गया ए और बी में है। चलिए देखते हैं आप कितना तेज हो और कितना अच्छा आंसर देते हो। आपने अपने कॉपी में नोट कर लिया। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। जैसे कि आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 में करवाई गई थी, और ये 1914 से 18 में हुआ था। तो इसका मतलब जो है पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है, दूसरे युद्ध की बात कर रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1939 से लेके 1945 तक। तो इसका मतलब जो हुआ कि बी आंसर आपका सही है, तो आप बी के साथ जा सकते हो, बी आंसर सही है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। तो इसका मतलब इसका बी आंसर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या था। ए, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच सहयोग की सुविधाजनक बनाना, युद्ध में शत्रुत्व की सीमा को सीमित करना, या राज्यों के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए राज्य को संघर्ष में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो गलत है यार, बिल्कुल ही गलत है। ये कहाँ से हो सकता है। और देखिए दूसरा ऑप्शन भी मुझे बिल्कुल ही गलत दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढ़ावा देना। यार कौन युद्ध करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगी तो क्या होगा इस विश्व का। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ए और डी तो बिल्कुल ही गलत है, ये कहीं तक जो है आंसर नहीं हो सकता। तो चलिए द्वंद्व रह गया बी और सी में। तो बी और सी में से सही आंसर आप चुनिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और मुझे पता है आपको इसलिए मौका दी जाती है क्योंकि आपको ही यहाँ पर आंसर जो है चूज़ करना है। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। क्या आपने क्या आंसर लगा दिया, राष्ट्रों के बीच सहयोग की सुविधा बनाना। अरे भाई आपने ये कैसे सोच लिया आंसर ये सही है। सही, लेकिन सही सोचा है, सही आंसर है कि राज्यों के बीच सहयोग की सुविधाजनक बनाना। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही आंसर है, बी ही सही है। अब देखिए सी जो है युद्ध में शत्रुता की सीमा को सीमित करना। अरे युद्ध की शत्रुता की सीमा हम कहाँ तक सुनिश्चित करें, लोग तो युद्ध ऐसे ही करते रहते हैं। तो आपका आंसर सही गया बी, राज्यों के बीच जो है सहयोग को सुविधाजनक बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर था। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई। ए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, बी, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, सी, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, या डी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। क्वेश्चन क्लियर है, समझने की ज़रूरत है और आंसर देने की ज़रूरत है आपको।
सोचिए, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप जब तक सही चुनिएगा नहीं आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड विश्व युद्ध हुई तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तो इसका मतलब है कि ए और बी तो एलिमिनेट डायरेक्टली हो गए, क्योंकि हमने प्रथम विश्व युद्ध की तो बात ही न किया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। तो ए और बी तो है एलिमिनेट हो गया। अब द्वंद्व रह गया सी और डी में कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी दूसरा युद्ध होने से पहले हो गया था कि उसके बाद में हुआ था। अब इस बात की द्वंद्व हो गई, तो इसका आंसर सही है डी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था उसके बाद तुरंत जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना इसलिए की गई कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध का सामना भविष्य में न करना पड़े। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है ये एक्शन लिया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है 5 अस्थायी सदस्य का चयन क्यों किया गया था। ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, आपको बता दूं कि यूएनए में, जो यूनाइटेड नेशन में जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य क्यों हैं, आखिर 5 अस्थायी सदस्यों का चयन क्यों किया गया, क्वेश्चन यही हमारा है। ऑप्शन है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान वे सबसे शक्तिशाली थे, क्योंकि उनकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर आबादी की बात की जा रही है तो क्या भारत की आबादी कम है। मान लीजिए चीन को जो है आबादी के अंतर्गत जो है इसको अस्थायी सदस्य में जो है सदस्यता दी गई, तो भारत कहाँ पीछे था। भारत के उस समय पूरे विश्व में दूसरा नंबर था जनसंख्या में, तो भारत को क्यों नहीं मिला। तो इसका मतलब बी जो है बिल्कुल गलत बात है। बी जो है बिल्कुल एलिमिनेट ही हो गया यहाँ से, समझ लीजिए। क्योंकि वह द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और युद्ध में विजेता थे। चलिए ये हो सकता है, क्योंकि वह देश थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। ये तो गलत बात है कि जिस देश को नुकसान उठाना पड़ा सबसे अधिक, वो तो पिछड़ा हुआ देश कहलाएगा, वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। और उनको 5 अस्थायी सदस्य में कहाँ से मौका मिलेगा, और मौका दिया भी नहीं गया। जो हार गए उनको नहीं दिया गया 5 अस्थायी सदस्यों में मौका। तो देखिए 2 बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, आपके समक्ष 2 द्वंद्व रह गए, ए और सी। आप इम्पोर्टेंट हो, आप दीजिए आंसर इसका पहले और नोट कीजिए अपने नोटबुक में। आपने नोट कर लिया होगा। तो द्वंद्व, क्योंकि हमने बता दिया था आपको कि बी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ए और सी है। तो ए और सी को हम पढ़ लेते हैं कि आखिर ऑप्शन क्या है। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान सबसे शक्तिशाली देश थे। शीत युद्ध की ये बड़ा ऑड लग रहा है। शीत युद्ध के दौरान वो सबसे शक्तिशाली देश थे। चलिए सी भी देख लेते हैं क्या हो सकता है सी, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और वो युद्ध में विजेता थे। हाँ ये सही है, क्योंकि ये बात सही है कि 5 सदस्य के जो 5 अस्थायी सदस्य का जो दिया गया, चयन किया गया, वो इसलिए किया गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद वो सबसे शक्तिशाली देश थे और विश्व विजेता भी थे। तो इसका आंसर गया सी सही आंसर है। ये आंसर गलत है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान, और शीत युद्ध तो 1945 में से 90 के आसपास तक चली थी, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता। तो ये बात सही है, सी आंसर आपका सही है, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे शक्तिशाली देश थे और ये विश्व युद्ध में विजेता भी थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य थे। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के संघ कितने सदस्य थे। ए 50, बी 100, सी 193, डी 500। अब आपको देखिए, जब तक इसका आंकड़ा आपको पता नहीं होगा ना, आप आंसर देने के लिए सक्षम नहीं होगे। इसलिए कहते हैं ना, एक बार पढ़ना ज़रूरी होता है। पढ़ने से आपको जो है थोड़ा थोड़ा नॉलेज कहीं ना कहीं बैठ जाता है। आप पहले आंसर दीजिए कितना हो सकता है।
फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका क्या है। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या है। देखिए 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या न तो 50 थी और न ही 100 थी और न ही 500 थी। तो इसका मतलब है 193 इसका जो है सी आंसर सही है। कहते हैं 1993 तक 2001 तक 2011 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश थे। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है 193। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है महासचिव बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस की स्थिति क्या थी। देखिए इसमें क्वेश्चन साफ पूछ लिया है कि महासचिव बनने से पहले महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे जरूर, से पहले वो संयुक्त राष्ट्र में कुछ और भी थे, तो वो क्या थे, यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि महासचिव बनने से पहले संयुक्त राष्ट्र में एंटोनियो गुटेरेस की क्या स्थिति थी। क्या वो पुर्तगाल के लिए संयुक्त राष्ट्र राजदूत थे, या 20 राजनीतिक मामलों में अवर महासचिव थे, या सी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे, या डी आपदा जोखिम निम्नीकरण के लिए महासचिव के विशेष प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन दिलचस्प है, समझने की ज़रूरत है कि भाई क्या हो सकता है, लेकिन एक बार पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज रहेगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आप सोच लीजिए थोड़ा सा। आपने सोच लिया। देखिए पुर्तगाल के लिए संयुक्त राष्ट्र राजदूत तो थे नहीं, ये तो बात क्लियर गलत है, और राजनीतिक मामलों में अवर महासचिव थे, ये बात तो कभी भी मानी नहीं जा सकती। और शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये बात सही बता रही है कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे। तो इसका मतलब सी इसका सही आंसर है। आप सी आंसर के साथ जा सकती हो कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आंसर भी है और इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू के लिए भी ज़रूरी है। आगे जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। क्वेश्चन क्लियर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। देखिए 1945 से 1946 या 1945 या 1944, सिर्फ समय काल यहाँ बताई गई है कि 30 अक्टूबर 1945 या 12 नवंबर 1946 या 31 दिसंबर 1945 या 14 अक्टूबर 1944। दोस्तों ये नंबर यहाँ पर लिखने का मतलब ये रहता है कि ये इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन से लिखी गई नंबर है। इंटरनेशनल में पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे लिखी गई है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर दो में काफ़ी द्वंद्व रह गया है, क्योंकि 45 दो जगह और एक ही टाइम का अंतर है। तो क्या लगता है आपको, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा? हो भी सकता है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगले में भी कोई इतना अधिक फर्क नहीं है। 44, 45, 46 है, सिर्फ साल का डिफरेंस है, बट इम्पोर्टेंट है। चलिए आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम सोचते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। आपने अपना सोच लिया, अपनी कॉपी पे नोट को कर लीजिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पर, भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि भारत को कब शामिल किया गया था। तो इसमें द्वंद्व तो कुछ होनी नहीं है। यहाँ पर जिसको नॉलेज होगा वो फटाक से आंसर लगाएगा। तो इसका आंसर है 30 अक्टूबर 1945, यानी पहला आंसर सही है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। तो आंसर है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्या है।
सबके फुल फॉर्म के साथ। अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनके लिए एमसीक्यू भी ये आसान होगा, और जिन्होंने नहीं देखी होगी, क्योंकि वो सारे एमसीक्यू उन्हीं क्वेश्चनों में से उठाई गई, क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वो टेक्स्ट पे आधारित थे, और ये वीडियो भी जो एमसीक्यू के है वो भी टेक्स्ट पे आधारित है। तो जनरल सी बात है, वो वीडियो जो देख लेंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए, लेकिन आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि सही आंसर क्या है। वो तो मेरा सजेशन था कि अगर आप देखते हो तो आपको ही फ़ायदा होगा, नहीं देखते हो तो आपका ही नुकसान होगा। तो मैं ज़बरदस्ती करने वाली बात यहाँ नहीं कहूँगा। हम तो यहाँ क्वेश्चन पर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग कौन था। क्या UNG था, या UNICEF था, या UNICEF था, या UNSSC था। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग जो है UNSC है, यानी चौथा आंसर सही है UNSC। ये काफ़ी शक्तिशाली अंग है और सारा डिसीजन मेकिंग यही करती है, और इसका डिसीजन को मान्यता दी जाती है, इसलिए इसका सबसे शक्तिशाली अंग कहना उचित होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं। देखिए, अंग की बात किया गया है, सदस्य की बात नहीं किया गया है। क्वेश्चन में बच्चा यही कन्फ्यूज हो जाता है। यहाँ पर अंग की बात की गई है। अंग जो भी हमने क्वेश्चन किया था वो सारे अंग थे, ठीक है। यह मेंबर की बात नहीं की जा रही है, सदस्य की बात नहीं की जा रही है। सदस्य तो आपको पता है कि परमानेंट सदस्य 5 है, और जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, वो 10 है, टोटल 15 है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं। क्या A 7 है, B 8 है, C 6 है, D 4 है। जैसे पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 4 अंग के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ लिया। क्या 4 से अधिक है? आप सोचिए। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, क्या आंसर आपने लगाया। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि पिछले क्वेश्चन में हमने 4 प्रमुख अंग के बारे में बात कर लिया था, लेकिन हमने सिर्फ 2 अंग के बारे में वहाँ पर बात नहीं किया था। अब वो 2 अंग आपको पता होगा कौन होगा। अगर नहीं पता है तो पॉइंट व्यू जो मैंने वीडियो डाली है उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको सारे अंग के बारे में विशेष जानकारी भी मिलेगी, और उसका कार्य प्रणाली, उसकी विशेषता, सारे कुछ आपको जो है विस्तार पूर्वक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है C 6 है, यानी 6 अंग हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग हैं, तो 6 है, यानी C 6 सही आंसर है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है विश्व बैंक कब बनाया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर है, जिन बच्चों को पता होगा डायरेक्ट आंसर देंगे कि विश्व बैंक कब बनाया गया। तो आप भी अपना आंसर तैयार रखिए, क्या आंसर हो सकता है, चूज़ कर लीजिए। चलिए, आपने चूज़ कर लिया होगा। देखा जाए तो विश्व बैंक कब बनाया गया। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है और साफ है, इसमें मुझे घुमाने और फिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। इसमें जिसको पता होगा वो डायरेक्ट देगा आंसर, जिसको नहीं पता होगा वो घुमाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 1945 में बनाई गई थी। यानी देखा जाए तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। क्लियर है, समझ के लिए ज़रूरी है, और ये हर जगह महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों ये आपको MCQ जो होगा कंपटीशन लेवल पे भी काम आएगा, इसलिए MCQ जितना हो सके कीजिए। CBSE ने MCQ डाला है तो उसका कुछ रहस्य भी है कि आजकल जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं सब में MCQ होते हैं, वो या तो 10वीं बेस पे होते हैं या 12वीं बेस पे होते हैं। तो ये MCQ करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है कि WTO की स्थापना कब हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्लियर है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। क्या 1995 में हुई, क्या 1954 में हुई, क्या 1945 में हुई, कि 2000 में हुई। क्वेश्चन क्लियर है, लेकिन आपको आंसर भी क्लियर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर सोचिए और अपने नोटबुक पे लिखिए। लिख लिया होगा आपने। तो मैं बता दूं, इसमें भी कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको पता होगा वो डायरेक्ट आंसर देगा, और इसका डायरेक्ट आंसर है 1995। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी विश्व व्यापार संगठन की 1995 में हुई थी, और इसका कारण ये था कि विश्व में व्यापार को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए
पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पे विचार किया और ये छठे अंक के रूप में 1945 में सम्मिलित हुआ। पर नहीं 45 नहीं 95 में 1995 में सम्मिलित हुआ। तो वर्ल्ड ट्रेड की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। तो क्लियर है, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखिए क्वेश्चन भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एग्जामिनर हमेशा इस बात पर ध्यान रखता है कि पहला और अंतिम जरूर पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और ये कई बड़े बड़े क्वेश्चन यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। क्या वो सरोजिनी नायडू थी, या अरुणा आसफ अली थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी, यानी राजकुमारी अमृता कौर थी। अब जिन बच्चों को पता होगा वो आंसर देगी, जिनको नहीं पता होगा वो नहीं आंसर देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी, आपने लिख लिया आंसर। आंसर लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो आपका नुकसान है। इससे आपका नॉलेज का पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। चलिए मैं बताता हूँ आंसर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष जो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। इनको जो है पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है, विजय लक्ष्मी पंडित, यानी सी आपका आंसर सही है, सी। देखिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है एमएनएसटी इंटरनेशनल क्या है। एमएनएसटी इंटरनेशनल क्या है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या मुद्रा कोष को संस्था को कहते हैं, या बी शस्त्र रक्षक को कहते हैं, या सी जल संधि को कहते हैं, या एनजीओ को कहते हैं। तो आप अपना आंसर ढूंढिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, आपने आंसर अपना ढूंढ लिया होगा। तो चलिए देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। देखिए मुद्रा कोष संस्था को कहते नहीं है, शस्त्र रक्षक को भी नहीं कहते हैं, और जल संधि को तो कहते ही नहीं है। इसका मतलब हुआ एनजीओ को। एनजीओ को जो है एमएसटी इंटरनेशनल कहा जाता है। तो इसका आंसर डी सही है, आप डी के साथ जा सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है कि IAEA की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन क्लियर है, IAEA की स्थापना कब हुई। क्या ये 29 जुलाई 1957 में की गई थी, या 29 जुलाई 1945 में, या 19 जुलाई 1957 में, या 1 जुलाई 2003 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है, आप अपना आंसर जो है अपना नोटबुक में लिखिए। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका, आपने लिख लिया होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए IAEA की स्थापना कब हुई। IAEA की स्थापना देखा जाए तो इसमें भी कोई द्वंद्व करने की चीज़ नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1957 में की गई थी। 29 जुलाई 1957 में IAEA की स्थापना की गई थी, जो कि क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। क्या परमाणु ऊर्जा को देना है, या वैश्विक व्यापार को देना है, या सैन्य शक्ति, या बिट्टो शक्ति। आप अपना आंसर सोचिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने सोच लिया हो। देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। बिट्टो शक्ति तो इसके दूर दूर तक सम्मिलित नहीं हो सकता है। सैन्य शक्ति की बात नहीं कही गई है, वैश्विक व्यापार की भी बात नहीं की गई है, बात की गई है परमाणु ऊर्जा की, क्योंकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु ऊर्जा की ही बात करेगी। तभी मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, यानी परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की गई है, लेकिन शांतिमय से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के विशेष अधिकार क्या है। सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको क्या विशेष अधिकार दिया गया है। क्या वह अनिश्चित काल तक सेवा कर सकते हैं, क्या उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो रखने की शक्ति है, या वो महासचिव की नियुक्ति कर सकते हैं, या वो महासभा का एजेंडा तय कर सकते हैं।
क्वेश्चन क्लियर है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की क्या विशेष अधिकार दिया गया है। आप अपना आंसर सोचिए विचारिए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, वो महासभा का एजेंडा तय कर सकते हैं, ये भी अधिकार है लेकिन विशेष अधिकार नहीं है। ठीक है, वो महासचिव की नियुक्ति भी कर सकते हैं लेकिन उनको भी साथ अस्थायी सदस्य की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्टक करती है कि उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। यानी जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो करने की शक्ति है, यानी वीटो पावर है। और यही विशेष अधिकार उनको दी गई है 5 सदस्यों को कि उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। तो ये बी ऑप्शन सही है, उनके पास किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने की शक्ति है। आगे हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक और संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी शैक्षिक यानी एजुकेशन और कल्चर के लिए जिम्मेदार है। क्या ए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, या बी शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, या सी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, या डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपके पास कुछ समय है, आप देख सकते हो कि आंसर क्या है और अपने नोटबुक पर नोट करके बाद में एनालाइज कर सकती हो। तो नोट कर लीजिए और बाद में देखिए कि आपको कितना आंसर यहाँ पर सही गया है और कितना आंसर गलत गया है। तो आप नोट कर चुके होंगे, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, उनके लिए आंसर भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे क्वेश्चन की समझिए कि कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेदार है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो स्वास्थ्य के अंतर्गत कार्य करती है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी बच्चों के लिए ये बनाई गई है, तो बच्चों के लिए ये कार्य करती है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग। अब शरणार्थी की बात किया गया, जो रिफ्यूजी होते हैं, जो दूसरे देशों से आपके देश में आके रहने लगते हैं, उनके लिए ये संस्थाएं कार्य करती है। तो जर्नल सी बात, एक ही ऑप्शन सही रह गया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन, ये ए आंसर सही है। और यही एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी शैक्षिक और संस्कृति मुद्दे से निपटने के लिए जिम्मेवार है। तो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन, यानी ए इसका आंसर करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है कि मानव अधिकार मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों कि मानव अधिकार मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार है। क्या वो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, या शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग है, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है, या विश्व स्वास्थ्य संगठन है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन का जो आंसर भी जो है क्लियर है। सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। तो आप क्या सोच रहे होगे इस आंसर के लिए? अपने कॉपी पर लिखिए, इससे पता लगेगा कि आपको क्या आता है। देखा जाए तो इसका आंसर देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बाल कोष के वाले अधिकारी करते हैं। शरणार्थी के संयुक्त राष्ट्र संघ उच्च आयोग के द्वारा करने की बात की जाती है, ना कि मानव मुद्दे जो करते हैं। तो इसका मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग क्या हो सकता है। देखिए, मानव अधिकार आयोग का मुद्दे का निपटान के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ही करेगी ना, जनरल सी बात है। तो इसका मतलब सी आंसर सही है। तो सी से साथ आप जा सकते हो, सी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग मानवाधिकार मुद्दे को निपटने के लिए ये एजेंसियां जिम्मेदार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है कि युद्ध और शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेदार है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत काफ़ी दिलचस्प है कि युद्ध और शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा जो विभाग को बनाया है। क्या वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, क्या वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, या महासभा, या संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। तो आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए, बात यहाँ क्लियर है
कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर चर्चा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेवार है? तो देखा जाए तो इसका आंसर क्लियर है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष तो हो नहीं सकता, क्योंकि बाल कोष बच्चों के लिए बनाई गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नहीं है, तो इसका महासभा है। देखिए, महासभा के द्वारा ही युद्ध और शांति पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये महासभा का मतलब होता है कि सारे विश्व के देश के लोग आए और उस पर चर्चा करें कि युद्ध कितना खतरनाक है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है महासभा बनाई गई है, जहाँ पर युद्ध और शांति के लिए विचार विमर्श की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय जिम्मेवार है? क्वेश्चन सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन आंसर भी महत्वपूर्ण है। क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है? देखिए, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे का निपटान कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व स्वास्थ्य संगठन? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब अपना आंसर चूज कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो देखिए, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग तो नहीं है, सुरक्षा परिषद का भी यहाँ पर नामो निशान नहीं है, और वर्ल्ड ट्रेड स्वास्थ्य और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो हम रिजेक्टेड करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए है। तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन शेष रह गया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका सही आंसर है, तो इसका मतलब सी आंसर सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका काम है आर्थिक और सामाजिक मुद्दे को देखरेख करना, तो इसका आंसर सी सही है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? पूरे विश्व में मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है? क्या वो एम्नेस्टी इंटरनेशनल है? क्या बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है? या सी विश्व व्यापार संगठन है? या डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? देखिए, सारे के सारे जो है वो विश्व के लिए ही कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन डाल दिया है कि मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए सब ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कार्य है। तो मानव अधिकार की सुरक्षा कौन करता है? आप सोचिए। अब अपना आंसर जो है नोटबुक पे लिखिए। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कोई भी अपराध के लिए हम अपील कर सकते हैं, तो मानव अधिकार की सुरक्षा में कुछ हद तक तो रहेगी, लेकिन उतना नहीं। विश्व व्यापार संगठन जो होती है व्यापारों के लिए बनाई गई है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है मुद्रा के लिए बनाई गई है। पैसों के रिलेटेड यहाँ पर समस्या सुनी जाती है, लेकिन देखा जाए तो एम्नेस्टी इंटरनेशनल ये जो होता है मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो इसका मतलब ए आपका सही आंसर है, आप ए के साथ जा सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए देखते हैं लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है। आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी, स्थायी की बात नहीं कर रहा है, अस्थायी सदस्य का चुनाव कैसे किया जाता है? ए महासभा द्वारा, बी महासचिव द्वारा, सी अस्थायी सदस्यों द्वारा, या डी विश्व के सभी महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने वाले देशों द्वारा। अब देखिए, सुरक्षा परिषद के सदस्य होना काफ़ी महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, लेकिन कैसे हमें मिलेगा ये सोचिए, अपनी ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। देखिए, ये महासभा द्वारा, महासभा की यहाँ रोल नहीं होती है, वो युद्धों के लिए अपना कार्य करती है। महासचिव द्वारा जो है सिर्फ देखी जाती है, और अस्थायी सदस्य द्वारा तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहता ही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात रहती है डी, कि विश्व के सभी महाद्वीपों द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले देशों द्वारा। अब देखिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, ये अस्थायी सदस्यों की बात की जा रही है, अस्थायी की नहीं की जा रही है। ठीक है, अस्थायी की बात होती अलग है, लेकिन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव यहाँ पर विश्व के सभी महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, और ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ आपके समक्ष रखा वो हर एक पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो,
चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सभी जगह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, जो इनको आगे बढ़ना है, जो प्लस 2 में भी है, जिनको कंपटीशन तैयारी करना है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हर बच्चों को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने की ज़रूरत है, जिससे ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे और वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके। क्योंकि आपको पता ही है कि जितना शेयर कीजिएगा उतना दूसरे बच्चों का केयर होगा, क्योंकि शेयर ही केयर है। तो ये विश्वास आप तिरपान स्टूडेंट के मत तोड़िए, शेयर जरूर कीजिए। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए 24 घंटे के लिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सोचिए नहीं, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।